हमारे लिए सबसे उपयुक्त कालखंड है जब आंगनबाड़ी की गतिविधियों को भी हम आगे बढ़ा करके कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इन गतिविधियों को आगे बढ़ा करके पोषण माह के इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सके। और आज इस अवसर पर उपयुक्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों के ऐसे 90 जो लोक सेवा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित हुए हैं, ऐसे अधिकारियों का चयन संपन्न होने के बाद आज राज्यपाल महोदय के कर कमलों से उन्हें यहाँ पर नियुक्ति पत्र भी वितरण होने का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मैं नवनियुक्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को उनके चयन के लिए उन्हें बधाई देता हूँ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को समयबद्ध ढंग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूँ और आप सबसे अपेक्षा रखता हूँ कि चयन की प्रक्रिया आपने देखी होगी कितनी पारदर्शी थी। आपको कहीं सिफारिश कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी। मेरिट के आधार पर सारे कार्यक्रम हुए हैं। जब सरकार मेरिट के आधार पर आपका चयन करवा रही है, उस प्रकार की सुविधा दे रही है, उस प्रकार का मंच दे रही है, तो सरकार की अपेक्षा आप सबसे है कि आप भी इस मिशन के साथ जुड़ करके ईमानदारी पूर्वक परिणाम दीजिए, क्योंकि बच्चे ये ईश्वर की कृपा, उसके लिए शासन के द्वारा अनुमन्य जो सहायता है ये उस तक पहुंचना चाहिए। एक ईश्वरीय कार्य है और उस ईश्वरीय कार्य के साथ अगर हम सब जुड़ते हैं तो मान करके चलिए कि हम स्वयं को धन्य करते हैं, क्योंकि यह आप राष्ट्र की आधारशिला को मजबूत कर रहे हैं। और एक कुपोषित बच्चे और एक कुपोषित मां से उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह समाज और राष्ट्र की वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने के लिए समाज के साथ खड़ी हो सके। अनेक प्रोग्राम है, अनेक कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों के साथ हमें जुड़ना होगा, उन कार्यक्रमों को ईमानदारी के साथ पहुंचाना होगा। सशक्तिकरण की दिशा में तो बहुत सारे कदम बढ़ाए गए हैं। मिशन शक्ति का तीसरा चरण का कार्यक्रम वर्तमान में चल रहा है। इस कार्यक्रम में आप देख रहे होंगे कि महिला पुलिस यानी आरक्षी जो 30,000 की संख्या में प्रदेश के अंदर भर्ती की गई थी, उन सबको महिला पुलिस बीट अधिकारी के रूप में तैनाती दी गई। तो महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान तो कर ही रही है, लेकिन साथ साथ पोषण से जुड़ी हुई और महिला कल्याण से जुड़ी हुई उन सभी योजनाओं का लाभ गांव की और नगर मोहल्ले में जो महिलाएं हैं जिनको इनके बारे में बहुत जानकारी नहीं, उनको देने का कार्य भी सफलतापूर्वक वहां पे कर रही है। दूसरा, इस अभियान को कैसे हम सफल हैं, इसमें बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। हमारी आंगनबाड़ी यहां पर है। कोरोना कालखंड के दौरान हम देख रहे थे जब अच्छे लोग अपने को सेल्फ क्वारंटीन में घर में बंद किए हुए थे, तब आशा वर्कर और आंगनबाड़ी एएनएम ये लोग गांव और मोहल्ला जाकर परिवार का स्क्रीनिंग कर रही थी और उनको मेडिसिन किट उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही थी। अगर ये निगरानी समितियों के माध्यम से ये कार्य ये लोग नहीं करते, उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति को संभालना कठिन हो जाता है। तो इस दौरान गांव में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। कोरोना जब पीक पे चढ़ गया, देश के अंदर स्थिति अनियंत्रित सी होती दिखाई दे रही थी। वो सबसे बड़ी आबादी का राज्य, सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने थी। उस समय कैसे इस समस्या का समाधान हो, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे स्वयं फील्ड में निकलना चाहिए। और तब मैं जाता था, गांव में जाता था, मैं देखता था कोई मिले ना मिले, लेकिन वहां पे आंगनबाड़ी आशा वर्कर जरूर मिल जाते थे हम लोग को। कितना अच्छा काम उन लोगों ने उस समय किया था। और उस कार्य को ही ध्यान रख करके सरकार ने निश्चित किया कि हम आंगनबाड़ी और आशा वर्कर के मानदेय को बढ़ाने का, और सरकार उस दिशा में बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही। हम उन लोगों के साथ बैठ करके कार्य योजना उसका विभाग तैयार कर रहा है, लेकिन साथ साथ मैंने विभाग को ये भी कहा है कि उनका जो पिछला बकाया है उसका भी करने की व्यवस्था कर ले, जिससे किसी को सामने भी कोई ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि वह बाद में सरकार के सामने या विभाग के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि आज तो ये समय है कि जब उनके कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित किए जाने की आवश्यकता है, और सरकार उस दिशा में एक बेहतरीन प्रयास आप सबके लिए करेगी। आज के इस अवसर पर फिर मैं आप सबसे यही अपील करूंगा कि सितंबर माह
राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में 4 सप्ताह के 4 प्रकार के कार्यक्रम, आप माध्यमिक जो हमारे जूनियर हाई स्कूल होंगे, जो बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल होंगे, जो आंगनबाड़ी केंद्र होंगे, उनके पास किचन गार्डन स्थापित कर सकते हैं। विद्यालयों को इसके लिए हर वर्ष उसके रख रखाव के लिए धनराशि की व्यवस्था भी है। इसके अलावा एक नया कार्यक्रम जो हम लोगों ने विगत वर्ष प्रारंभ किया था कि अगर कुपोषित मां है तो उसके लिए बहुत ज्यादा दूध की आवश्यकता नहीं। हमारे पास प्रदेश में 6 लाख गोवंश वर्तमान में निराश्रित गो आश्रय स्थलों में है। उनमें बहुत सारी गाय ऐसी हैं जो दूध देने वाली हैं और 200 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम तक दूध देती हैं। अगर इसमें से 50 ग्राम दूध सुबह, 50 ग्राम दूध शाम को किसी भी कुपोषित मां को, कुपोषित बच्चे को मिल जाए, उसके लिए अमृत हो जाएगा ये। क्योंकि ज्यादा दूध नहीं, क्योंकि जितना व्यक्ति को उतना खाना चाहिए जितने पचाने की क्षमता हो। पचाने की क्षमता 100 ग्राम है और वो व्यक्ति 500 ग्राम ले पच हो जाएगा और बीमार हो जाएगा। इसलिए धीरे धीरे आप उसको बढ़ाएंगे तो निराश्रित गो आश्रय स्थलों पर जो गाय हैं, हम लोगों ने व्यवस्था की है कि हर कुपोषित मां को प्रशासन जनपद स्तर पर इस बात को सुनिश्चित करे, जिसमें लगभग मेरा अनुमान है कि लगभग 2500 के आसपास ऐसी कुपोषित माताओं को अब तक एक गाय उपलब्ध कराई गई है। और उसमें गाय उपलब्ध कराने के साथ साथ हर माह उन्हें 9 के लालन पालन के लिए अलग से दिया जा रहा है कि जिससे वह स्वयं दूध मिलेगी और दूध लेने के साथ साथ गाय का पालन पोषण के लिए सरकार की तरफ से 900 रुपए हर माह उस परिवार को उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। और मैं आप सबके साथ कहूंगा, जो किचन गार्डन हम बनाएंगे, ऐसी महिलाओं को जोड़ने के साथ साथ ग्राम पंचायत में जो भूमि होगी, राजस्व विभाग के साथ बैठ करके जिला प्रशासन भी इस बात को सुनिश्चित करें कि लिए भी छोटे छोटे पट्टे इसको उन परिवारों को देते हुए, गाय की व्यवस्था उनके लिए करवाते हुए और एक एक गाय वाली गाय एक एक उपलब्ध करवा देंगे। आप देखना 2 महीने के अंदर परिणाम एकदम बेहतरीन परिणाम आते हुए दिखाई देंगे। ये शासन की योजना पहले से है, अगर हम इसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ा पाएंगे तो 4 सप्ताह का एक कार्यक्रम, वैसे भी उत्तर प्रदेश में अगर इस कार्यक्रम को और तेजी से आगे बढ़ाएंगे तो देश के अंदर सबसे बेहतरीन कार्यक्रम उत्तर प्रदेश का बाल विकास का विभाग करने में सफल हो पाएगा। आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर, राष्ट्रीय पोषण माह 2021 के शुभारंभ के अवसर पर मैं एक बार माननीय राज्यपाल महोदय इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबके इस कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। गरिमामयी उपस्थिति है, महिलाओं के कल्याण, बच्चों की खुशहाली, इन सबको उनकी सोच में बहुत ही चीजें हैं और जिससे उनका मार्गदर्शन हमें सदैव मिलता है, आज भी मिलेगा। मैं निवेदन करूंगा, करबद्ध प्रार्थना करूंगा माननीय राज्यपाल महोदया से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन से, अपने उद्बोधन से हम सबको कृतार्थ करें, हमारा मार्गदर्शन करें, अपना आशीष। राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, मंत्री श्री स्वाति सिंह, मंच पर विराजमान सब महानुभाव, विभाग के सभी अधिकारी श्री, जिसको आज सम्मानित किया गया है, हमारी कार्यकर्त्री बहनें जिसको नया ऑर्डर प्राप्त हुआ है, उनको भी धन्यवाद देती हूँ। आज का ये विषय मेरे लिए तो बहुत ही दिल के नजीक है। मैं जब मंत्री बनी तब ऐसा सुनने में आता था कि CS कौन है, और सामान्यतः मंत्रियों के मन में, अधिकारियों के मन में ये रहता है कि राजस्व PWD विभाग मिले तो अच्छा है, सबका ध्यान उस पर ही रहता है। यदि महिला बाल कल्याण मिल गया तो बड़ी सजा हो गई, ऐसा मानते।
मंत्रियों में भी वही भाव रहता है कि मुझे तो महिला कल्याण दिया है। अब सोचिए, भारत में 50% महिलाएं हैं और 25% बच्चे हैं। इस 75% लोगों की ओर देखने का रवैया हमारा होना चाहिए मित्र। यदि भारत को, हमारी महिलाओं को, हमारे बच्चों को सशक्त बनाना है, संस्कारी बनाना है, स्वस्थ बनाना है, तो ये डिपार्टमेंट पर सबसे ज्यादा ध्यान होना चाहिए। और जो श्रेष्ठ ACS हो, श्रेष्ठ मैं तो कहती हूँ, जो दौड़ता रहता है जिलों में, तालुका प्लेस पर, गांव-गांव, वो ही अच्छा महिला बाल कल्याण चला सकता है। क्योंकि हमें पता ही नहीं है, नीचे गांव में, एक गांव में भी 4, 6, 7 आंगनबाड़ी होती है और आपकी एक गांव में महिलाएं काम कर रही है, आशा वर्कर काम कर रही है, तो कितना बड़ा एक जुट सरकार के साथ जुड़ा हुआ है। तो सरकार की हर इंफॉर्मेशन ये जो नीचे स्टाफ है उसके द्वारा सरकार के पास आ सकती है मित्रों। दूसरा, सभी अपने अपने तरीके से काम करते हैं। महिला बाल विभाग वो करेगा, हेल्थ विभाग ये करेगा, PWD वो करेगा, वो करेगा, लेकिन जो डिपार्टमेंट के बीच में संकलन होना चाहिए, इसका भी थोड़ा सा अभाव नहीं कहूँगी, लेकिन सोच अभी बनी नहीं है मित्रों। मैं कई आंगनवाड़ियों में जा रही हूँ, एक प्रवास में, एक डिस्ट्रिक्ट में एक आंगनवाड़ी, 2 आंगनवाड़ी तो रहती ही है। अभी देखिए, मैंने कई आंगनवाड़ी में ये पूछा हमारी कार्यकर्तियों को कि गोद भराई की रस्म तो हुई, लेकिन ये महिलाओं की डिलीवरी कौन सी हॉस्पिटल में होने वाली है? तो एक दूसरा हमने देखने लगे और मुझे जवाब ये मिला कि वो तो आंगनवाड़ी एक, आप उसको भोजन करवाते हो, व्यंजन बनाने सिखाते हो, तो इतना तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी हॉस्पिटल में हमारी ये महिलाओं की डिलीवरी होने वाली है। ये बहुत जरूरी है। दूसरा, जो 5,000 रुपया मिलता है, 5,000 रुपया मिलता है सगर्भा माता को खाने पीने के लिए, अब महिलाओं को पूछो तो वो तो बोलती ही नहीं है, क्योंकि शायद मेरी भाषा समझ नहीं होगी। पैसा लाते हो बैंक में से, क्या खरीदते हो, क्या खाते हो, कौन लाता है, तो वो तो चुप रहती है। अभी मैं एक फर्रुखाबाद जिले में जाकर आई तो वहां मैंने कहा कि एक काम कीजिए, वहां हमारी यूनिवर्सिटी के 2 VC थे, आंगनवाड़ी में जो टॉयज वगैरह देने के लिए आए थे। तो मैंने कहा कि आप एक प्रोजेक्ट बनाइए, यूनिवर्सिटी के साथ संबंध करने वाली जो कॉलेज है, और वहाँ ही कोई कॉलेज है, गांव के आसपास एरिया में कॉलेज है, तो उनके स्टूडेंट्स, जितनी गांव में महिलाएं हैं, 10 गांव तय करो, 15 गांव तय करो, और इसमें जितनी सगर्भा माता है उसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे कब जमा हुआ, और इसमें से विड्रॉ कब हुआ, कितना हुआ, और क्या फायदा उसको हुआ। वेट तो होता ही रहता है, तो 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद वो लाए तो उसके वेट में कोई चेंज हुआ कि नहीं, वेट बढ़ा कि नहीं, बीमार होती थी तो धीरे धीरे करके बीमारी कम हो रही है। ऐसे कई बिंदुओं पर इसका स्टडी करने की बात में कही है कि आप स्टडी करिए। और दूसरी बात यह है कि जो टीबी वाले बच्चे हैं, 500 रुपया तो मिलता है मित्रों, खर्च हम करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है कि नहीं, 500 रुपया में से वे लोग क्या लाते हैं और बच्चों को क्या खिलाते हैं, उसका भी स्टडी करने की आवश्यकता है। और इसी वजह से यूनिवर्सिटी को इनके साथ जोड़ना और वे प्रोजेक्ट बनाए
और इसमें से क्या परिणाम आता है वो परिणाम ये सरकार के सामने रखे कि जिसकी वजह से हमें पता चला कि हम जो तिजोरी में से वहाँ भेज रहे इसका सही में इसका लाभ प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ है, या ज़्यादा हुआ है, थोड़ा सा रह गया है, तो और हम आगे चलकर इसमें देखभाल कर सकते हैं, अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन करवा सकते हैं। एक अच्छी बात मैंने वहाँ देखी फर्रुखाबाद में, शायद हमारे सीएम को तो पता होगा ही, वह जो गौशाला चलती है, बहुत बढ़िया गौशाला चलती है मित्रों। मैंने देखा ग्रीन घास भी काफ़ी मात्रा में वे लोगों ने उगाया है सरकारी लैंड पर, और शायद 30 गौशाला पूरे डिस्ट्रिक्ट में वे लोगों ने शुरू किया है, लेकिन एक प्रोजेक्ट शुरू किया है और वे महिलाओं जो इस प्रोजेक्ट में है, वे महिलाओं का सम्मान किया था उसी समय, इसी वजह से मुझे पता चला। वे लोग, हमारी ये परंपरा रही है हिंदुओं की खास करके कि माटी बनाती है तो सबसे पहले एक रोटी वो अलग कर देती है गाय को खिलाने के लिए। गाय माता है, उसको खिलाने के लिए हमारे मन में ये भाव रहता है कि हमारी गाय माता भूखी नहीं रहनी चाहिए, और गाय तो पहले आती जाती रहती है तो खिला देते थे। अभी इसमें थोड़ी सी कमी आ गई है, गौशालाएं वगैरह वगैरह बन गए, लेकिन वो भाव तो अंदर पड़ा हुआ है कि यदि समय मिले या तो गाय आ जाए। तो ये डीएम ने ये किया कि गांव में लोगों को एकत्र करके रोटी, कम से कम एक रोटी, 2 रोटी आप रखिए, हमसे कोई बंदा आएगा और वो रोटी कलेक्ट करेगा और वो रोटी वहाँ गौशाला में पहुँचाई जाएगी और वहाँ गाय को रोटी खिलाई जाएगी। अब इतना सुंदर एक कंसेप्ट, और इसमें रोटी कौन कलेक्ट करता है, मैंने पूछा तो कहा कि एक दिव्यांग बच्चा है, उनको हम लोगों ने साइकिल दी है, जो 25-50 घर है आइडेंटिफाई है, वहाँ जाकर वो रोटी इकट्ठा करता है और डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाता है। ये जो प्रेरित करने का काम कौन करता है, तो गांव की एक महिला थी, वो महिलाओं का सम्मान हुआ, वो प्रेरित करने का काम करती थी। 25 महिलाओं को एकत्र करना, सबके साथ बैठना, एक रोटी 2 रोटी देना, वो बात वो करती थी और लिस्ट बनता था और वहाँ से रोटी कलेक्ट होती थी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये तो एक अच्छा पवित्र काम है, पुण्य का काम है मित्रों, लेकिन मुझे लगा कि जोड़ दो। क्या जोड़ना, तो मैंने बताया कि भाई यूं ही गाँव में अब इतने अच्छी तरह से लोग काम में जुटे हैं, तो आप एक बच्चे ही कुपोषित होते हैं तो कुपोषित बच्चों को भी इसके साथ जोड़ दो। जो 4 महिलाएं काम कर रही है वो 4 महिला ही और वहाँ की ग्राम प्रधान, ये तीनों मिलकर जितने अपने आंगनवाड़ी में बच्चे हैं कुपोषित, उनके साथ जोड़ो, कुछ न कुछ खिलाएंगे, दूध पिलाएंगे, अपने घर से कुछ लेकर वे लोगों को खिलाएंगे, तो मुझे लगता है कि कुपोषण में से जल्दी हमें हमारे यूपी को बाहर निकाल सकते हैं मित्रों। जनता को जोड़ना बहुत ही जरूरी है मित्रों। और मैंने देखा है कि जब टीबी वाला काम का आरंभ किया तब मुझे लगता था कि कौन आएगा कौन करेगा, लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि सामने से लोग आए गए, एक बार 25 बच्चों को लिया, टीबी में से मुक्त हो गया, तो दूसरे 25 बच्चों को ले रहे हैं। अभी कहना नहीं पड़ता है, खुद स्वयं अधिकारी, डीएम, सीडीओ, मेन अधिकारी, हेल्थ विभाग के अधिकारी, वो भी बच्चों को गोद ले रहे हैं। जो ये भाव हमारे समाज में पड़ा हुआ है, तो हम कुपोषित बच्चों को भी इसके साथ जोड़ सकते हैं। मैंने एक वहाँ भी कहा कि आप ग्राम प्रधान, इसके साथ आशा वर्कर और इसके साथ कार्यकर्त्री उपस्थित रखिए, और ये तीनों मिलकर आंगनवाड़ी के साथ संबंधित जितनी योजना है, सभी योजनाओं का अमलीकरण ग्राम प्रधान के द्वारा, सपोर्ट के द्वारा पूरे गांव में अमलीकरण करवा सकते हैं। वह एक ग्राम प्रधान भी था, लेकिन 10-15 थे। तो एक ग्राम प्रधान को मैंने पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि अभी तो 2 महीना 3 महीना ही हुआ है, तो मैं
सोच रहा हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए कोरी स्लेट है, आप जो चाहे वो करवा सकते हो इससे। यदि उसको प्रेरित किया जाए कि भाई ये रोड तो बनाना है, पानी की व्यवस्था भी करना है, सब कुछ करना है, लेकिन आपके गांव को कोरोना मुक्त बनाइए, आपके गांव को टीबी मुक्त बनाइए, आपके गांव को कुपोषण मुक्त गांव बनाइए। ये 3-4 संकल्प यदि हमारे ग्राम प्रधान कर देते हैं, वो तो होगा ही, क्योंकि डीएम सीडीओ है, वो तो विकास का काम करते रहते। एक रोड बनाना है, वो तो जब मंजूर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। मतलब ये हुआ कि जो नए हमारे ग्राम प्रधान है, वो ग्राम प्रधानों की स्लेट एकदम को, जो 5 साल करके गए, 10 साल करके गए, तो उनकी सोच अलग बनी हुई होगी। लेकिन इतने ज्यादा चुनकर आए हैं, महिलाएं काफी चुनकर आई है, उनको हम प्रेरित करेंगे तो मुझे लगता है कि ये काम बहुत ही सरलता से हो जाएगा। दूसरा है, जब आंगनवाड़ी में जाते हैं तो बहुत अलग अलग प्रकार की व्यंजन, अलग अलग प्रकार की वानगी हम बोलते हैं, वो बनाकर पूरा स्टेज पर रखते हैं। तो मैं पूछती हूँ कभी कभी कि क्या ये सब जो आज आपने बनाया है वो महिला के घर पर बनता है? तो उन्होंने कहा हम काउंसलिंग तो करते हैं, काउंसलिंग से काम नहीं चलेगा। काउंसलिंग को बोलेंगे कि ऐसी तरह करना, वो करना, वो करना, लेकिन सही में मैं बताऊं, क्योंकि मैं 10 साल वो क्षेत्र को देखकर आई हूँ, वहां स्थिति है वो वही भी थी, नहीं थी ऐसा नहीं है। घर में माँ तो खेत में जाती है, घर का काम काज करती रहती है, 2-3 बच्चे भी होते हैं। इस सब काम में से कोई माँ, और दूसरा घर में अभी तो गैस आया, उसी समय तो गैस भी नहीं था। यदि कुछ गर्म करके बच्चों को खिलाना है तो मिट्टी का तेल लाओ, प्राइमस जलाओ, लकड़ी जलाओ, गर्म करो, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करता है। अभी ये जो घर में गैस वगैरह आ रहा है तो शायद हम प्रयास करेंगे तो होता है कि थोड़ा थोड़ा करके वो लोग गर्म करके खिलाएंगे। लेकिन आप उसको काउंसलिंग करो, लेकिन इसमें कुपोषित बच्चों को केंद्र में रखिए। उनकी माता उसको बोलो कि मेरी उपस्थिति में ये लड्डू बनाइए इसमें से, तो एक वीक तो चलेगा ही, और वो बनाएगी आपकी उपस्थिति में। अंकुरित मग या तो अंकुरित चने करवाते हो तो आप बोलो कि कल मैं आऊंगी तो अंकुरित करके रखना है और बच्चों को खिलाना है। इम्प्लीमेंटेशन यदि हम करवा सकते हैं वे लोगों के पास, तो जो राज्य सरकार दे रही है, करोड़ों रुपया का खर्च कर रही है, उसका लाभ वो लोग ले सकते हैं। आंगनवाड़ी में ज्यादातर मैं देखती हूँ दिवाली, तो जो कुछ लिखा है सब मोस्टली शायद 10% होगा, बाकी सब अंग्रेजी में लिखा हुआ है। तो मैं पूछती हूँ कि क्या इंग्लिश मीडियम की आंगनवाड़ी है? तो फिर नहीं। तो इतना अंग्रेजी क्यों कर रहे हो भाई? मुझे पता नहीं चलता है कि एक छोटे बच्चे 3 साल के 4 साल के बच्चों के सामने मातृभाषा का महत्व होना चाहिए हमारे सामने। और राष्ट्र की हिंदी भाषा की कमेटियां पूरे देश भर में जाकर हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है। और जो हिंदी भाषी स्टेट है वहां के छोटे छोटे बच्चों को अंग्रेजी में, और वहाँ सीडीपीओ थे, सुपरवाइजर थे, उन्होंने, मैंने पूछा कि ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने कहा आप सही है, हमारी गलती है, अब हम हिंदी में करवाएंगे। ऐसा नहीं बेटा, भाषा तो मातृभाषा से आओगे तो उसकी मातृभाषा उनकी है ही, और इसमें वो पढ़ेगा तो उसको कोई मुसीबत, कोई वो नहीं होगा, क्योंकि वो घर में भी बोलता है, बाहर भी बोलता है हिंदी भाषा। और जब
4th या 5th स्टैंडर्ड, तब धीरे धीरे करके आगे बढ़ाओ ना अंग्रेजी। लेकिन पूरा दीवार भरी हुई है अंग्रेजी 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 से मित्रों। तो मैंने तो और सुझाव दे दिए कि आप जहाँ हैंड लिखा है हाथ लिखिए, हिंदी में क्या बोलते हो आप, सब में हिंदी, अकाउंट्स में हिंदी लिख लो तो अच्छा रहेगा। बच्चे भी सीख जाएंगे कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। हम लोग आंगनवाड़ी देखते हैं और मैं तो ये सुझाव दूंगी, भाई देखिए आपके मुख्यमंत्री, मैं टीवी देखती रहती हूँ ना, तो हर रोज 2 डिस्ट्रिक्ट तो कम से कम डिस्ट्रिक्ट का प्रवास करते हैं। आपके मुख्य अधिकारी कितने प्रवास करते हैं? डिस्ट्रिक्ट में कितने डिस्ट्रिक्ट में जाते हो जरा सोच लीजिए। जब तक डिस्ट्रिक्ट तक नहीं पहुंचोगे, ब्लॉक तक नहीं पहुंचोगे, तब तक मायने में परिणाम क्या मिला है पता ही नहीं चलेगा। और इसी वजह से मैं तो महिला बाल कल्याण विभाग को ये कहूंगी कि आप महीने में 4 दिन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाइए और सरप्राइज विजिट करिए आपकी आंगनवाड़ी। भले बच्चे नहीं है लेकिन आंगनवाड़ी देखो तो सही, ये कितनी अच्छी बात। कोरोना के समय पे भी एक राज्य का मुख्यमंत्री अलग अलग स्थानों पर पहुंचकर प्रेरित करे कि आंगनवाड़ी कायाकल्प हो जाता है, तो पूरी टीम लगे तो कितना काम अच्छा हो सकता है। और इसी वजह से एक टाइटल बनाना चाहिए अधिकारियों को। मैं तो पूछती रहती हूँ, भाई आप आपके एसीएस को पहचान, आपको फलाना को पहचानते हो? तो वो जवाब नहीं मिलता है मित्रों। प्रेरणा तो वहां से लेनी चाहिए मित्रों, जब अपना अधिकारी काम कर धीरे धीरे करके नीचे तक ये पहुंच जाता है। और राज्य सरकार की प्राथमिकता में 2 विषय है, एक है आंगनवाड़ी, दूसरा हेल्थ। हेल्थ और आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी में छोटे छोटे बच्चे आते हैं, सगर्भा माता आती है, किशोरियां आती है, उस पर ध्यान दिया जाता है। किशोरी पर ध्यान दिया जाता है, किशोरी सशक्त बनेगी तो सशक्त बच्चों का जन्म देगी। वही किशोरी सगर्भा बनती है, उसको पोषण के लिए हम प्रयास करते हैं, बच्चों को जन्म देती है मित्रों। और हमारे जितने छोटे बच्चे हैं इसमें से शायद 10% बच्चे तो ऐसे हैं जो कुछ काम नहीं करेंगे तो घर चलेगा ही नहीं, ऐसे भी बच्चे हैं। चाहे सब्जी काटना, मम्मी के साथ जाना और इसके साथ घूम घूम कर अलग अलग प्रकार के काम करना, ये सब करते हैं बच्चे। देखिए कल मैंने एक वीडियो देखा था, आज रिक्शा चलाता था, 8 साल का, माँ बाप दिव्यांग, 3 भाई बहन, इसमें सबसे बड़ा बेटा वो 8 साल का, बाकी 6 साल का, एक बेटी 4 साल की। ई रिक्शा वो चलाता था, सुबह में पढ़ता था और शाम को 4 बजे के बाद ई रिक्शा लेकर कुछ न कुछ मुसाफिर को इधर से उधर, या तो कुछ काम है तो इधर से उधर वो जाता था और कमाकर घर पर पैसे लाता था। ऐसे भी बच्चे हैं हमारे यहाँ जो वो काम कर रहे हैं और फिर भी पढ़ रहे हैं। तो हमारा काम तो वो है कि ऐसे कितने बच्चे हमारे यहाँ है कि जो घर पर भी उसको कुछ न कुछ काम करना पड़ता है, फिर पढ़ने के लिए आता है। कभी लेट भी हो जाते होंगे, कभी नहीं भी आते होंगे, तो उस पर भी हमारा ध्यान होना ही चाहिए मित्रों। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और कि इसका गांव में 1 नहीं 2 नहीं 5-5 लोग गांव में बैठे हुए हैं, कार्यकर्त्री के रूप में, हेल्पर के रूप में, आशा वर्कर के रूप में। इतनी स्ट्रेंथ है हमारे पास। तो मेरी तो एक सुझाव रहेगा कि जितनी कार्यकर्त्री महिला है
वो एक एक बच्चों को गोद ले। और आप संकल्प कीजिए कि मेरी आंगनबाड़ी कुपोषण मुक्त होनी चाहिए। क्यों कोई किसी के सामने हमें हाथ लंबाना? सीढ़ी पे वो एक बच्चों को सकती है, सुपरवाइजर एक बच्चों को गोद ले सकती है, तो कितने बच्चों को गोद हम ले सकते? एक गांव में 4 आंगनवाड़ी है, 4 2 8 बच्चे मान लो कि कुपोषित है, तो एक एक महिला एक एक बच्चों को गोद लेती है। यदि वो नहीं लेती, गांव की महिलाओं को इकट्ठा करो। दूसरा देखिए, आपके यहाँ यूपी में स्वयं सहायता समूह की जो ताकत है ना, वो मैंने देखी है मित्रों। जो पहले घर से बाहर निकलती ही नहीं थी, निकलने नहीं देते थे, आज 5,000 10,000 25,000 रुपया कमा कर लाती है और उसकी सोच बदली है मित्रों। वो कहती है, बोलती है, यदि हमें भी तो हम करने के लिए तैयार हैं। और गांव में ही स्वयं सहायता समूह है, उनके साथ भी बैठकर आप 1-2 बच्चों को भी वे लोगों को दे सकते हो। मैं तो पूछती हूँ, क्या कुपोषित बच्चों को ले सकते हो? बोलती है, हाँ दीजिए, हम लेंगे और कुपोषण से मुक्त कराइए। इतनी स्ट्रेंथ गांव में पड़ी हुई है। ये गांव की स्ट्रेंथ का उपयोग हम भारत को टीबी मुक्त बना सकते हैं, कुपोषण मुक्त बना सकते हैं। और जो अति कुपोषित बच्चे हैं, सेम बच्चे हैं, वो बच्चों को भी इसमें से बाहर निकलकर एक अच्छी जिंदगी दे सकते हैं मित्रों, एक अच्छी जिंदगी दे सकते हैं। लेकिन एक सबको इकट्ठा करना, सब ये काम है डिपार्टमेंट का, और वे काम डिपार्टमेंट अच्छी तरह से कर सकता है। और मैंने देखा है कि लोग तैयार हैं काम करने के लिए, चाहे यूनिवर्सिटी को, चाहे कॉलेज को, चाहे कॉलेज के प्रिंसिपल हो, सब लोग तैयार है सब काम करने के लिए। इसी वजह से मैंने कहा कि सबको इकट्ठा करना, और जहाँ नियम सक्रिय है वहाँ ये काम वे लोग कर देते हैं और दिखा देते हैं कि हम लोगों ने ये काम करके दिखाया है। और हमारी इतनी आंगनबाड़ी में एक भी बच्चा कुपोषित नहीं है, वो भी मैंने देखा है। टीवी वाले बच्चे भी नियम वगैरह ले रहे हैं, तो उठिए, दौड़िए। मैं तो कहती हूँ इतना पोटेंशियल है यूपी में, लोगों में इतनी ताकत है मित्रों, और ये ताकत का सही उपयोग जो आप सब लोग मिलकर करोगे, तो मैं मानती हूँ कि बहुत ही तेज गति से यूपी को कोरोना मुक्त भी बना सकते हैं, टीबी मुक्त भी बना सकते हैं, कुपोषण मुक्त भी बना सकते हैं। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री की जो इच्छा है कि भारत कुपोषण से मुक्त हो मित्रों, हम करवा सकते हैं। संकल्प कीजिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय राज्यपाल महोदय का। मातृस्वरूपा है, उनके शब्दों में जो गहनता है, उनकी संवेदनाओं में जो गहराई है, वो हम सब अभिभूत भी होते हैं, प्रेरित भी होते हैं, और जीवन में संकल्प की तरह उसे धारण करें कि प्रेरणा हम सबको मिलती है। बहुत बहुत आभार आपका। निवेदन करूंगा महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव सुश्री बी हेकाली जी मौमी से कि वे
कार्यक्रम के अंतिम चरण में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय और आप सबका आभार व्यक्त करने के लिए पधारे। पोषण किसी भी समृद्ध देश के लिए सुनहरे लाल की नींव है। माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना पोषण अभियान के अंतर्गत पोषण को दूर करने के लिए चतुर्थ राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ आज माननीय राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री जी व माननीय मंत्री जी की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में हो रहा है। कुपोषण को मिटाने के लिए आपके कुशल नेतृत्व में असंभव को संभव बनाने के उद्देश्य से जन आंदोलन के रूप में संभव अभियान चलाया जा रहा है। इस अवसर पर अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने हेतु मैं माननीय राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री जी व माननीय मंत्री जी का आभार प्रकट करते हुए हृदय से धन्यवाद देती हूँ। मैं आश्वस्त करती हूँ कि आपके कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन में बाल विकास एवं पुष्टाहार अंतर्विभागीय समन्वय के साथ प्रदेश को कुपोषण से मुक्ति दिलाएगा। गर्भावस्था के दौरान कुपोषण से बचाव व पोषण की सही जानकारी प्रदान करने के लिए गोद भराई कार्ड शगुन तैयार कराने व समाज में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की महत्वता व उपयोगिता को स्थापित करने के लिए आंचल मैस्कॉट तैयार कराने के लिए मैं निर्देशक बाल विकास एवं निदेशक राज्य पोषण